आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा में हम उस अदृश्य इंजन को डिकोड करने वाले हैं जो असल में इंटरनेट और आज की पूरी बिजनेस दुनिया को चला रहा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है डेटा इंजीनियरिंग की दुनिया के दो सबसे बड़े और जरूरी कॉन्सेप्ट्स, ETL और ELT। मतलब अगर कोई भी इंसान आज डिजिटल दुनिया से जुड़ा है ना। हाँ, कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है या बस ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। बिल्कुल। तो अनजाने में ही सही वो रोज इन प्रक्रियाओं का हिस्सा बन रहा है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट की तह तक जाने के लिए हमने कई बेहतरीन सोर्सेज का इस्तेमाल किया है। हाँ, जैसे वो तकनीकी ब्लॉग है ना, द आर्किटेक्चर्स एंड ट्रेड ऑफ्स ऑफ ETL वर्सेस ELT। और हाँ, और इसके साथ ही कुछ बहुत ही बढ़िया एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स भी हैं, जैसे 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, गेट स्मैशर्स और डेटा इंजीनियर एकेडमी। सही कहा। और साथ ही IBM और एनवीडिया जैसी टेक कंपनियों के आर्किटेक्ट्स की राय भी हमने शामिल की है। तो आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि दुनिया भर की ये बड़ी-बड़ी कंपनियां आखिर अपने इस भारी भरकम डेटा को संभालती कैसे हैं। मतलब कच्चे डेटा को काम की जानकारी में बदलने के लिए कौन सी पाइपलाइन सबसे बेहतर है और कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग ने इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है। देखिए, सुनने में ये डेटा पाइपलाइन या एक्सट्रैक्शन जैसे शब्द थोड़े तकनीकी लग सकते वो हैं। बहुत ज्यादा तकनीकी लगते हैं असल में। हाँ, लेकिन असल में ये सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि डेटा अपने आप में कोई जादू नहीं करता। हम अक्सर सुनते हैं कि डेटा नया तेल है। न्यू ऑयल। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह कच्चा तेल सीधे कार के इंजन में नहीं डाला जा सकता ना, उसी तरह कच्चा डेटा भी सीधे तौर पर बिजनेस के किसी काम नहीं आता। उसे रिफाइन करना पड़ता है। एकदम सही। उसे एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और मैं बता रही हूँ कि यही काम ETL और ELT करते हैं। बुनियादी स्तर पर दोनों का लक्ष्य एक ही है, अलग अलग जगहों से डेटा उठाना और उसे सुरक्षित और साफ रूप में एक जगह रखना जहां से उसका एनालिसिस हो सके। तो सारा खेल इस रिफाइनिंग प्रोसेस का है, जो ये तय करता है कि आर्किटेक्चर कैसा होगा। तो चलिए पहले इन दोनों के फुल फॉर्म्स क्लियर कर लेते हैं। ETL मतलब एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। हाँ, और दूसरी तरफ ELT का मतलब है एक्सट्रैक्ट, लोड और ट्रांसफॉर्म। दोनों में जो पहला कदम है वो एकदम सेम है, एक्सट्रैक्ट यानी डेटा को निकालना। लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया है ना, असली हेराफेरी वहीं होती है। हाँ, सारा खेल इस क्रम के बदलने में है। बिल्कुल। ट्रांसफॉर्म यानी बदलना और लोड यानी स्टोर करना, इनका सीक्वेंस ही सब कुछ तय करता है। और इस अंतर को समझने के लिए हमारे सोर्सेज में से IBM के एक आर्किटेक्ट का उदाहरण मुझे बहुत सटीक लगा। वो पानी वाला एनालॉजी। हाँ, वो वाटर फिल्ट्रेशन वाला। अगर हम ETL की बात करें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ किसी नदी से गंदा पानी निकाला जाता है। और उसे सीधे शहर में नहीं भेजते। बिल्कुल नहीं, उसे सीधे रिजर्वायर में भेजने से पहले एक अलग सेंट्रल ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। डेटा की भाषा में हम इस कांड को स्टेजिंग एरिया कहते हैं। यहाँ पानी को पूरी तरह साफ किया जाता है, गंदगी निकाली जाती है और फिर उस साफ पानी को मुख्य रिजर्वायर यानी डेटा वेयरहाउस में लोड किया जाता है। तो इसका फायदा यह है कि शहर के लोगों को या कहें बिजनेस यूजर्स को हमेशा शुद्ध डेटा मिलता है। वेयरहाउस में कभी कचरा नहीं पहुंचता। सही कहा। और जब हम ELT की बात करते हैं तो ये मॉडल इस पुराने तरीके को पूरी तरह पलट देता है। इसमें गंदा या कच्चा पानी सीधे मुख्य रिजर्वायर में डाल दिया जाता है, जिसे हम डेटा लेक कहते हैं शायद। हाँ, कोई डेटा वेयरहाउस या डेटा लेक। और फिर उसी रिजर्वियर के अंदर लगी जो आधुनिक मशीनें हैं उनका इस्तेमाल करके पानी को वहीं के वहीं साफ या ट्रांसफॉर्म किया जाता है। मतलब पहले सारा पानी एक जगह इकट्ठा कर लो और फिर जब जैसी जरूरत हो उसे वहीं ट्रीट कर लो। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का जो पहला कदम है ना, एक्सट्रैक्शन, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। हाँ, और इसे असल बिजनेस से जोड़कर देखें तो गेट स्मैशर्स वाले सोर्स में रिलायंस फ्रेश का एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया गया था। पूरे देश में उनके हजारों स्टोर्स हैं, हर दिन लाखों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। कोई मुंबई में कुछ खरीद रहा है, कोई दिल्ली में। हाँ, और हर एक स्टोर अपना पूरा डेटा हमेशा के लिए लोकली तो सेव नहीं रख सकता। उनकी सर्वर्स की कैपेसिटी लिमिटेड होती है और हेड ऑफिस भी हर स्टोर के सर्वर में अलग अलग जाकर नहीं देख सकता कि क्या बिक रहा है। इसीलिए रात को, मान लीजिए रात 8 बजे जब भीड़ कम होती है, सारे स्टोर से डेटा को एक साथ एक्सट्रैक्ट किया जाता है और मुख्य सर्वर की तरफ भेजा जाता है। ऐसा ही कुछ बैंकिंग सेक्टर में भी होता है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर वाला उदाहरण इसे और अच्छे से समझाता है। हाँ, वो एसबीआई का मर्जर जब कई सारे बैंक्स एक साथ जुड़े थे। बिल्कुल। जब स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, मैसूर और ऐसे कई बैंकों का विलय मुख्य एसबीआई में हुआ तो एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती थी। सबके अपने अपने अलग डेटाबेस थे कस्टमर्स के अकाउंट्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड सब अलग-अलग सिस्टम में। और अलग-अलग फॉर्मेट्स में भी। उस सारे डेटा को उन अलग-अलग सोर्स से निकालकर एक केंद्रीय जगह पर लाना पड़ा ताकि एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन सके। ये एक्सट्रैक्शन का बहुत ही विशाल उदाहरण है। डेटा चाहे जहां भी हो, सबसे पहला काम उसे सुरक्षित बाहर निकालना ही है। और एक बार जब डेटा निकाल लिया तो अब बात करते हैं उसे साफ करने और स्टोर करने के उस पारंपरिक तरीके की, मतलब ईटीएल की। सॉफ्टेक एक्सप्लोरर के हिसाब से ईटीएल एक पारंपरिक फैक्ट्री की तरह काम करता है। हाँ, कच्चा माल आता है, प्रोसेसिंग एरिया में उस पे काम होता है और सिर्फ रेडी टू यूज माल ही वेयरहाउस में जाता है। और इसमें जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है डेटा क्लीनिंग। मतलब अगर डेटा साफ नहीं है तो रिजल्ट्स और मशीन लर्निंग मॉडल्स सब गलत होंगे। वो कहते हैं ना कंप्यूटर साइंस में, गार्बेज इन गार्बेज आउट। एकदम सही। और इस डेटा क्लीनिंग को समझाने के लिए गेट स्मैशर्स का वो आलू के गोदाम वाला उदाहरण बहुत मजेदार है। हाँ, वो बहुत ही रिलेटेबल है। बिल्कुल। आप बस एक आलू के गोदाम के बारे में सोचिए। जब किसान ट्रैक्टर भर भर कर आलू लाते हैं तो उन्हें वेयरहाउस में रखने से पहले एक बेल्ट पर चेक किया जाता है। जो आलू सड़े गले हैं या दाग वाले हैं उन्हें वहीं छांटकर हटा दिया जाता है। क्योंकि अगर एक सड़ा आलू अंदर गया तो वो बाकी अच्छे आलूओं को भी खराब कर देगा। डेटा में भी सेम यही होता है। ये सड़े हुए आलू असल में डेटा की वो गलतियां हैं जो पूरे बिजनेस एनालिसिस को बर्बाद कर सकती हैं। और देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ गलतियों को हटाने तक सीमित नहीं है। इसमें बहुत कुछ होता है, जैसे मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना। कई बार ग्राहक फॉर्म भरते हुए पिन कोड छोड़ देते हैं। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन लेयर में इन खाली जगहों को या तो हटाते हैं या किसी डिफॉल्ट वैल्यू से भर देते हैं। दूसरा बड़ा काम है डीडुप्लीकेशन। मतलब डुप्लीकेट डेटा हटाना। हाँ, मान लीजिए नेटवर्क इशू की वजह से एक ही ग्राहक का डेटा 10 बार सेव हो गया। अगर इसे साफ नहीं किया तो सिस्टम को लगेगा कि 10 अलग ग्राहक हैं। जो मार्केटिंग टीम के लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन बन जाएगा। इसके अलावा फॉर्मेट सही करना भी तो है। एक सिस्टम लिख रहा है यूएस, दूसरा लिख रहा है यूएसए। और कोई यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, और करेंसी भी अलग अलग हो सकती है। डॉलर, रुपी, यूरो। ईटीएल इन सबको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदल देता है। और इसी वजह से ईटीएल के फायदे बहुत ही साफ दिखते हैं। जब डेटा वेयरहाउस पहुंचता है तो उसकी क्वालिटी बेहतरीन होती है। आईबीएम के आर्किटेक्ट्स ने खास तौर पर बताया है कि हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स के लिए ईटीएल बेस्ट है। क्योंकि वहां बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, लोगों की प्राइवेसी की भी है। बिल्कुल। इनमें पीआईआई यानी संवेदनशील डेटा होता है। आधार नंबर, मेडिकल हिस्ट्री। ईटीएल के जरिए इस डेटा को वेयरहाउस में जाने से पहले स्टेजिंग एरिया में ही मास्क कर दिया जाता है। इससे सिक्योरिटी रूल्स फॉलो होते हैं। लेकिन हर अच्छी चीज की एक कीमत भी होती है। एजुकेशनल सोर्सेज में ईटीएल के नुकसान भी बताए गए हैं। जैसे 5 मिनट्स इंजीनियरिंग में बताया कि सबसे बड़ा नुकसान ये स्टेजिंग एरिया ही है। हाँ, ये एक बड़ा एक्स्ट्रा ओवरहेड है। अलग से महंगे सर्वर चाहिए, लाइसेंस चाहिए। और क्योंकि सारा डेटा पहले यहाँ आता है, फिर उस पर नियम लगते हैं, तो ये प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। आज जब डेटा टेराबाइट्स में आ रहा है तो ईटीएल एक रुकावट बन सकता है। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हाँ, यही तो मैं पूछने वाला था कि जब ईटीएल इतना बढ़िया चल रहा था दशकों से, तो फिर ये ईएलटी नाम के नए खिलाड़ी की जरूरत ही क्या पड़ी? इसका बहुत ही सीधा जवाब है क्लाउड कंप्यूटिंग। एनवीडिया के एक्सपर्ट्स ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। पहले के समय में जब कंपनियां अपने खुद के डेटा सेंटर्स लगाती थीं, तो स्टोरेज बहुत महंगी होती थी। हाँ, हार्ड ड्राइव्स और सर्वर्स का खर्चा बहुत ज्यादा था। कोई भी फालतू डेटा सेव नहीं कर सकता था। लोगों को सोचना पड़ता था कि क्या रखें और क्या डिलीट करें। इसीलिए ईटीएल चलता था ताकि सिर्फ काम का डेटा ही जगह घेरे। लेकिन अब क्लाउड आ गया है। AWS S3, अज्योर, गूगल क्लाउड। अब तो स्टोरेज लगभग मुफ्त जैसी हो गई है, पेनीज के भाव में। और एक बड़ा तकनीकी बदलाव ये आया कि अब कंप्यूट और स्टोरेज डीकपल हो गए, अलग हो गए हैं। ये डीकपलिंग वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। पहले दोनों एक ही मशीन में होते थे। हाँ, अब आप स्टोरेज जितनी चाहें बढ़ा लें और जब प्रोसेसिंग करनी हो सिर्फ तभी कंप्यूट पावर ऑन करें और उतनी समय का पैसा दें। और इसी वजह से ELT पॉसिबल हो पाया। हमारे सोर्सेज में इसे एक DIY वेयरहाउस कहा गया है।
रॉ डेटा सीधा डेटा लेक में डाल दो। ये एक बहुत बड़े डिजिटल गोदाम की तरह है जो कुछ भी संभाल सकता है। चाहे वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हो, जेसन फाइल्स हो या फिर वीडियो और ऑडियो फाइल्स। सारा कच्चा माल वहां डंप कर दिया जाता है और जब जो चाहिए उसे शक्तिशाली क्लाउड इंजन से वहीं ट्रांसफॉर्म कर लो। लेकिन यहाँ एक रिस्क भी है। अगर सारा डेटा एक साथ डंप कर दिया तो वो कबाड़खाना बन जाएगा। इसे सही से मैनेज करने के लिए मेडालियन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होता है। डेटा इंजीनियर एकेडमी वाले सोर्स में इसका बहुत अच्छा जिक्र था। बिल्कुल। डेटा लेक को 3 लेयर्स में बांटते हैं। सबसे पहले है ब्रॉन्ज लेयर, जहां एकदम कच्चा डेटा आता है। हाँ, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये एक हिस्टोरिकल आर्काइव है। फिर आती है सिल्वर लेयर। यहाँ डेटा की थोड़ी सफाई होती है। हाँ, डुप्लीकेट्स हटते हैं, टेबल्स जुड़ती हैं। जैसे ई-कॉमर्स साइट का सारा रॉ क्लिक डेटा ब्रॉन्ज में होगा, लेकिन सिल्वर में उसे यूजर आईडी के साथ मैच कर देंगे ताकि समझ आए किसने क्या देखा। सही। और अंत में होती है गोल्ड लेयर। ये तो सीधे बिजनेस के लिए होती है ना। हाँ, ये सबसे रिफाइंड है। मैनेजमेंट को पूरे महीने की रिपोर्ट देखनी है तो वो डेटा यहाँ पहले से एग्रीगेट करके रखा जाता है ताकि डैशबोर्ड्स तुरंत खुलें। पर इस DIY वेयरहाउस का एक खतरा भी है, जिस पर सोर्सेज ने जोर दिया है। अगर सही गवर्नेंस नहीं है, नियम नहीं है, तो ये डेटा लेक बहुत जल्दी एक डेटा स्वैम्प यानी डेटा के दलदल में बदल सकता है। हाँ, स्टोरेज सस्ती है इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे डंप करते जाएं। अगर सही टैग्स नहीं लगाए तो बाद में वहां से कुछ भी ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। बिल्कुल। चलिए अब इस चर्चा में थोड़ा और अंदर चलते हैं। एक्सट्रैक्शन और लोडिंग असल में काम कैसे करते हैं। एक्सट्रैक्शन 3 तरीके से होता है। पहला है फुल एक्सट्रैक्शन, जहां हर बार पूरा का पूरा डेटा निकाला जाता है। हाँ, ये अक्सर मास्टर डेटा के लिए होता है, जैसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट। लेकिन अगर रोज लाखों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो रोज पूरा डेटा निकालना तो बेवकूफ़ी है। इसके लिए इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन होता है। केवल वही डेटा उठाते हैं जो पिछली बार के बाद से नया आया है। लेकिन इसके लिए सोर्स डेटाबेस में लास्ट अपडेटेड डेट का कॉलम होना जरूरी है, जो कि हर बार होता नहीं है। कई पुराने सिस्टम्स में डेट कॉलम नहीं होते। यहीं पर तीसरा तरीका आता है, CDC, चेंज डेटा कैप्चर। हाँ, इसने तो क्रांति ला दी है। AWS, DMS जैसे टूल्स बैकएंड में हर बदलाव को रियल टाइम में पकड़ लेते हैं। कुछ नया इंसर्ट हुआ, अपडेट हुआ या डिलीट हुआ, CDC उसे तुरंत कैप्चर कर लेता है बिना सोर्स सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड डालें। बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और एक्सट्रैक्शन के बाद जब डेटा को लोड करने की बारी आती है तो वहां एक और चैलेंज है, बदलता हुआ डेटा। स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस, SCD। हाँ, SCD टाइप 1 में पुराने डेटा को पूरी तरह ओवरराइट कर देते हैं, कोई हिस्ट्री नहीं रहती। लेकिन बिजनेस में हिस्ट्री जरूरी है। किसी ने डिलीवरी एड्रेस बदला और सिस्टम ने पुराना एड्रेस मिटा दिया तो पिछले साल के ऑर्डर्स भी नए एड्रेस पे डिलीवर हुए दिखेंगे, जो कि पूरी तरह गलत होगा। इसीलिए SCD टाइप 2 यूज करते हैं। इसमें हम पुराना रिकॉर्ड डिलीट नहीं करते, बल्कि एक एंड डेट लगा देते हैं कि ये एड्रेस इस तारीख तक वैध था, और नए अपडेट को एक नई लाइन की तरह जोड़ देते हैं। बिल्कुल। अब अगर टूल्स की बात करें तो ETL के लिए इन्फॉर्मेटिका, माइक्रोसॉफ्ट SSIS जैसे टूल्स महारथी हैं। और ELT के लिए स्पार्क, काफका, DBT और BigQuery बेहतरीन है। स्पार्क तो डेटा को इन मेमोरी प्रोसेस करता है, जिससे काम पलक झपकते ही हो जाता है। और AWS ग्लू जैसे टूल्स तो इतने फ्लेक्सिबल हैं कि दोनों काम कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि कंक्लूजन क्या है, किसी कंपनी को दोनों में से क्या चुनना चाहिए? देखिए, अगर डेटा छोटा है, स्ट्रक्चर्ड है और सुरक्षा सबसे ऊपर है, जैसे अस्पताल या बैंक में, तो बिना शक ETL चुनिए। ये धीमा हो सकता है पर सुरक्षित है। और अगर आपके पास बिग डेटा है, सोशल मीडिया फीड है और आपको AI या मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन करने हैं, तो ELT ही भविष्य का रास्ता है। लेकिन IBM के आर्किटेक्ट्स ने एक नया हाइब्रिड कॉन्सेप्ट भी दिया है, TETL। ट्रांसफॉर्म, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। ये वाकई बहुत दिलचस्प लगा मुझे। ये ऐसा है जैसे गंदे पानी को मुख्य पाइप में डालने से पहले एक हल्का सा जालीदार फिल्टर लगा दें, ताकि बहुत बड़ा कचरा पाइप को जाम ही ना कर दे। हाँ, पूरा डेटा साफ नहीं करना, बस अनावश्यक डेटा को बाहर ही रोक देना है ताकि बैंडविड्थ बचे। फिर टारगेट पर पहुंचकर भारी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये दोनों दुनियाओं का बेस्ट हिस्सा है। और देखिए, इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि सिर्फ डेटा का अंबार लगाना काफी नहीं है।
आज जो भी सफल एप्स या बिजनेस हम देखते हैं ना, उनके पीछे इन्हीं ETL और ELT पाइपलाइंस का आर्किटेक्चर खामोशी से अपना काम कर रहा होता है। ये पाइपलाइंस ही इस डिजिटल युग की असली रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक प्रोवोकेटिव थॉट आ रहा है जो भविष्य की तरफ इशारा करता है। बताइए। देखिए, अब स्टोरेज को लगभग मुफ्त हो गई है, कंप्यूट पावर असीमित है और AI इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को खुद ब खुद समझ सकता है। ये तो है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या आने वाले कुछ सालों में इस पूरी पाइपलाइन से यानी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? वाह, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या पता भविष्य में डेटा पाइपलाइन सिर्फ EL बनकर रह जाएं। हम बस डेटा एक्सट्रैक्ट करके डंप कर देंगे और बाकी सारा ट्रांसफॉर्मेशन और एनालिसिस का काम AI रियल टाइम में खुद कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो डेटा इंजीनियरिंग की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही।